संविधान में हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता के मूल अधिकार की, जिसमें अब तक हमने अनुच्छेद 21 के क तक बात की थी। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अर्थात कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त रहेगा। ये कहता है अनुच्छेद 22। इसी में बात की गई है कि किस प्रकार से हमें गिरफ्तारियों से संरक्षण प्राप्त होगा। आपके लिए पुलिस वाले के द्वारा जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक आपके द्वारा पूछा गया गिरफ्तारी का रीजन वो नहीं बता सकता, जब तक पुलिस वाले का ये अधिकार नहीं है कि वो आपको गिरफ्तार कर सके। तो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान ने हमें गिरफ्तारी से संरक्षण के मामले में? जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाए। अर्थात कि ये आपका मूल अधिकार है कि पुलिस के द्वारा यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपका ये अधिकार है कि आप पुलिस वालों से इस संबंध में ये पूछ सकते हो कि मुझे किस जुर्म के अपराध में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और पुलिस वाले का ये कर्तव्य होगा उस समय कि वो आपके लिए उस गिरफ्तारी का कारण दे। यदि उचित कारण नहीं देता है तो आप स्वयं के लिए गिरफ्तार होने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित किया गया है मूल अधिकार। साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गई है कि जब आपके लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी कारणवश, तो आपके लिए वकील से परामर्श की स्वतंत्रता, अर्थात कि किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी आपके लिए? वकील से परामर्श कर सकते हो आप। इस कंडीशन में आपके लिए पुलिस वाले गिरफ्तार कर लें तो आप अपने वकील से बात कर सकते हो, वकील कर सकते हो, आपके लिए इतनी छूट दी जाती है। साथ ही साथ पुलिस का ये दायित्व होता है कि आपके लिए 24 घंटे के अंतराल में, अर्थात कि 24 घंटे के में कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। अर्थात कि आपके लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपका ये हक है कि आप वकील से परामर्श करें। साथ ही साथ आपके लिए 24 घंटे के अंतराल में आपके लिए कोर्ट में उपस्थित करा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त लागू होती है कि पुलिस स्टेशन से और कोर्ट के मध्य जो दूरी तय की जाती है उसमें लगने वाला समय इस टाइम में 24 घंटे में क्या नहीं होता है, काउंट नहीं होता है। अर्थात कि उस अंतराल को आपके इस टाइम में नहीं जोड़ा जाता है। अब हम बात कर लें हिरासतों की, क्योंकि यहाँ पर बात आई है गिरफ्तारी की। तो हिरासत भारतीय संविधान में 2 प्रकार की हिरासतों की बात की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी हिरासतें होती हैं या किन किन का उल्लेख किया गया है।
भारतीय संविधान में दो प्रकार की हिरासतों की बात की गई है। एक की गई है दंड विषयक हिरासत और एक होती है निवारक हिरासत। अर्थात कि भारतीय संविधान में दो प्रकार की हिरासतों की बात की गई है, दंड विषयक हिरासत और निवारक हिरासत। अब हम बात करें दंड विषयक हिरासत क्या होती है। दंड विषयक हिरासत वो हिरासत होती है जिसके अंतर्गत किसी कैदी को या आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तब उसे कोर्ट द्वारा उसके आरोप सिद्ध होने पर उसे अपराधी घोषित करके उसे कठोर दंड के लिए भेज दिया जाता है। उसे दंड विषयक हिरासत के नाम से जाना जाता है। हम भाई बात करें निवारक हिरासत किस प्रकार की होती है। निवारक हिरासत उस प्रकार की होती है जैसे किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। हो सकता है उसने जुर्म किया हो या किसी संदिग्ध व्यक्ति उसके द्वारा अपराध होने की आशंका में पुलिस उसे पूर्व में ही गिरफ्तार कर लेती है। अर्थात कि किसके आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, उसे शक के आधार पर, तो वही होती है निवारक हिरासत। इस प्रकार से गिरफ्तार करना ही कौन सी हिरासत कहलाती है, निवारक हिरासत। तो इसमें हम लिख सकते हैं किसी घटना की आशंका में पुलिस द्वारा पूर्व में ही संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लेना। इस प्रकार से किसी घटना को रोका जा सकता है किसके आधार पर, शक के आधार पर। यहां पर हम लिख सकते हैं संदिग्ध व्यक्ति को शक के आधार पर, शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। ये किस प्रकार की होती है, निवारक प्रकार की हिरासत होती है। अब हम अनुच्छेद 22 के कुछ अपवादों की बात करते हैं। अपवादों में देखेंगे हम अपवाद तो हम सर्वप्रथम बात करें कि 1956 में सर्वप्रथम निवारक अधिनियम 1956 बनाया गया। इसमें क्या होता था, किसी भी व्यक्ति के लिए शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था किसी घटना के होने की आशंका में, या देशद्रोही, या हम कह सकते हैं ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो व्यक्ति जिसके कारण देश के लिए संकट हो, राज्य के लिए संकट हो और व्यक्तियों के लिए संकट हो। उसके लिए 1956 में बने निवारक अधिनियम 1956 के द्वारा उसे कस्टडी में ले लिया जाता था और उसके लिए कस्टडी में जब तक रखा जाता था जब तक उस घटना को पूर्ण रूप से टाला ना जाए या उस पर शक पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए। तो इसमें एक प्रकार की विविधता थी कि व्यक्ति के लिए अनिश्चित काल के लिए इस हिरासत के द्वारा रखा जा सकता था। इसमें कुछ सीमा निश्चित नहीं थी, हो सकता है उसकी जिंदगी वहीं कट जाए। इस प्रकार का इस अधिनियम का प्रावधान था। लेकिन हम देखते हैं कि 1969 में इसे खत्म कर दिया गया। हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो 1971 में मीसा एक्ट
अर्थात कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1961, इसे मीसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसमें क्या होता था, व्यक्ति के लिए 40 दिन की हिरासत में रखा जाता था। किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए, जो आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए थे या गैर कानूनी हथियार रखने पर पाए जाते थे, ऐसे व्यक्ति के लिए 80 दिन हिरासत में रखा जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया। मीसा एक्ट के लिए कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एक बात आपने देखी होगी कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्यतः जिक्र आता है। कई बार आपने किसी भी अधिनियम को पढ़ते हो तो या तो किसी की उत्पत्ति हुई है या किसी का विध्वंस हुआ है इस अधिनियम के द्वारा। इसलिए भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी बोला जाता है 44वें संविधान संशोधन के लिए। ये 1978 में लागू हुआ था 44वां संविधान संशोधन। हम इसके लिए लिख सकते हैं, वैसे इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के लिए संविधान का मिनी संविधान भी, या हम कह सकते हैं कि भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। 1985 में टाडा एक्ट, या हम इसे कह सकते हैं आतंकवादी व विध्वंसकारी उन्मूलन अधिनियम। कब हुआ था ये? 1985 में। इसे टाडा एक्ट या आंतरिक विध्वंसकारी उन्मूलन अधिनियम 1985 के नाम से जाना जाता है। और आपके लिए एक केस मालूम हो कि संजय दत्त वाला, जिसमें क्या हुआ था, उसके पास गैर कानूनी हथियार पाए गए थे जो आतंकवादियों के पास होते हैं। इसी अधिनियम में संजय दत्त के लिए गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में रखा गया था टाडा एक्ट अधिनियम के द्वारा। तो हमें विशेषकर ऐसी चर्चित घटनाओं के बारे में याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे करंट की चीजों से अटैच करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टाडा एक्ट के माध्यम से गैर कानूनी हथियार या ऐसे संगठनों या ऐसे व्यक्ति या ऐसे समुदाय से जुड़ा होना जो भारतीय संविधान या भारत की जनता या भारतीय सीमा सुरक्षा के लिए खतरा हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए शक के आधार पर उनके लिए हिरासत में रखा जाता था और इनकी हिरासत काल होता था। इसके द्वारा व्यक्ति के लिए अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता था। क्योंकि टाडा एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके कारण वो उन संगठनों पर रोक लगाई गई थी जो आतंकवादी जैसी गतिविधियों में लिप्त थे। अब हम बात करें, इसे खत्म किया गया था 1975 में खत्म किया गया। तो पूछा जाए कि टाडा एक्ट के लिए कब लागू किया गया? 1985 में खत्म किया गया। 1995 में इसे खत्म कर दिया गया। अब हमारा आता है चौथे नंबर का पोटो एक्ट। पोटो एक्ट के लिए 2002 में लागू किया गया था। इसमें 23 संगठनों को
अमान्य घोषित किया। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि लश्कर ए सिमी, मुस्लिम मूवमेंट आदि को अमान्य घोषित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो इसके लिए 2002 में लागू किया गया था। सॉरी 2000 में। कब लागू किया गया? 2000 में लागू किया गया, लेकिन 2002 में इसका नाम परिवर्तन करके पोटा कर दिया गया। पहले क्या था? पोटो। अब इसका नाम परिवर्तन करके पोटा कर दिया गया। और इसके लिए 2004 में अरुण सराय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, या हम इसे बोलते हैं अरुण सराय समिति, या कमेटी का गठन किया गया 2004 में। और अक्टूबर 2004 में पोटो या पोटा एक्ट के लिए खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप रिपीट करना चाहो तो सर्वप्रथम निवारक अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। मीसा एक्ट कब लागू हुआ? 1971 में। कब खत्म किया गया? 44वें संविधान संशोधन में। बात आती है पोटा कब लागू हुआ? पोटा लागू हुआ था 2000 में। और वही बात की जाए कि टाडा एक्ट 1985 में लागू हुआ, जिसके लिए 1955 में खत्म कर दिया गया। 1985 में टाडा के ही द्वारा या टाडा एक्ट के ही थ्रू संजय दत्त के लिए क्या किया गया था? इसमें हिरासत में रखा गया था। इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद 22 पूर्ण होता है। और अनुच्छेद 22 पूर्ण होने के साथ ही हमारे स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो पूर्ण होता है।